क्या भक्ति यानी डिवोशन और पॉलिटिक्स एक साथ चल सकते हैं? ये क्वेश्चन अक्सर ही सोशल मीडिया पर उठाया जाता है और खासकर उन लोगों द्वारा जो योगी आदित्यनाथ के क्रिटिक्स हैं। आज के डिस्कशन में हम इतिहास के ऐसे 5 अलग अलग धर्म के लोगों के बारे में बात करेंगे जो भक्त होने के साथ साथ महानतम शासक भी बने। इस कड़ी में पहले थे राजा जनक। राजा जनक मिथिला के राजा थे जिन्हें बृहद्रण्यक उपनिषद में राज ऋषि की उपाधि दी गई थी। और इसी बृहद्रण्यक उपनिषद से हमें पता चलता है कि राजा जनक और याज्ञवल्क्य के बीच में एक कन्वर्सेशन हुआ था जो काफी फेमस था, जिसमें आत्मा की एग्जिस्टेंस और ब्रह्म के नेचर पर चर्चा की गई थी। राजा जनक प्राचीन भारत के महानतम राजाओं में से एक थे। अगर उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट की बात करें तो उन्होंने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस पर बेस्ड एक शासन व्यवस्था बनाई और आज भी मॉडर्न वर्ल्ड के लिए वो एक प्रेरणा हैं। दूसरे थे गुरु गोविंद सिंह। भारतीय दर्शन में और पूरी दुनिया के इतिहास में आपको गुरु गोविंद सिंह जैसा मोटिवेटर, फाइटर, स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर मिलना बहुत मुश्किल है। ये भक्ति और पॉलिटिक्स का बेस्ट एग्जाम्पल हैं। हालांकि गुरु गोविंद सिंह को हालातों के कारण पॉलिटिक्स में आना पड़ा, मगर उन्होंने दिखा दिया कि अगर आपकी पॉलिटिक्स स्पिरिचुअली गाइडेड हो तो आप बेस्ट पॉलिटिशियन बन सकते हैं। वैसे ये मेरा पर्सनल सुझाव है कि हर एक बच्चे को एक बार गुरु गोविंद सिंह के जीवन के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन की दिशा बदल देने वाला है। इस कड़ी में तीसरे थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। हम सब मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में जानते हैं। उन्होंने सिर्फ चर्च में नहीं बल्कि समाज में रहकर अपनी भक्ति और डिवोशन का सच्चा परिचय दिया। उन्होंने वाकई दुनिया को समझाया कि भगवान फर्क नहीं करता, बल्कि हम इंसान फर्क करते हैं। उनकी ब्लैक लोगों की राइट्स के लिए जो लड़ाई थी वो ये बताती है कि एक सच्चा अनुयायी हर मनुष्य में अपने परमात्मा को देखता है और समाज सेवा ही उसके लिए सच्ची सेवा होती है। इस कड़ी में चौथा एग्जाम्पल है उमर इब्न अल खत्ताब। इनके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे, मगर उमर इब्न अल खत्ताब भक्ति और पॉलिटिक्स का बेमिसाल एग्जाम्पल हैं। उमर इब्न अल खत्ताब ने मुस्लिम समाज के दूसरे कैलिफ के रूप में कार्य किया। उन्होंने मुस्लिमों को समझाया, उन्हें जागरूक किया कि हमें समाज की भलाई, समाज की सेवा करते हुए ईश्वर या अल्लाह को समर्पित रहना चाहिए। उनका विचार था कि अगर मेरे हुक्मरानी के दौरान किसी जानवर पर भी जुल्म हो जाए तो मुझे डर है कि मुझे अल्लाह के सामने उसका हिसाब देना होगा। आज के मुस्लिम्स देश जला रहे हैं, लड़ रहे हैं, क्योंकि वो गलत जगह से प्रेरणा ले रहे हैं। उन्हें उमर इब्न अल खत्ताब से प्रेरणा लेनी चाहिए और स्पिरिचुअलिटी इन पॉलिटिक्स प्रैक्टिस करना चाहिए, ना कि पॉलिटिक्स इन स्पिरिचुअलिटी। इस कड़ी में पांचवा और आखिरी एग्जाम्पल है दलाई लामा। इससे अच्छा और करंट एग्जाम्पल भक्ति और पॉलिटिक्स का एक साथ चलने का शायद ही अब हमें देखने को मिले। दलाई लामा परंपरागत रूप से तिब्बतियन बुद्धिज्म के सर्वोत्तम स्पिरिचुअल गुरु माने जाते थे और 17वीं सेंचुरी से 1959 तक तिब्बत के पॉलिटिकल शासक भी रहे। इस व्यवस्था को स्पिरिचुअल टेम्पोरल लीडरशिप कहा जाता है। दलाई लामा की लीडरशिप में तिब्बत एक महान संस्कृति के रूप में उभरा और पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। हालांकि चाइना की हिंसा के कारण दलाई लामा को तिब्बत छोड़कर आना पड़ा और अभी वो भारत में ही रह रहे हैं। ये सारे एग्जाम्पल हमें ये दिखाते हैं कि जब जब स्पिरिचुअलिटी पॉलिटिक्स को गाइड करती है तो पॉलिटिक्स नई ऊंचाइयां छूती है। मगर हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि पॉलिटिक्स स्पिरिचुअलिटी में ना घुसे। साथ ही साथ जब भी हम निर्णय लें या लोगों के बारे में धारणा बनाएं तो उनके कर्मों के आधार पर, उनके कर्तव्यों के आधार पर हमें धारणा बनानी चाहिए, ना कि किसी गलत विचारधारा को फैलाने के लिए।
और वो योगी हैं, आप ये नहीं कह सकते कि योगी पॉलिटिक्स चलाने लायक नहीं होते, यानी क्योंकि वो योगी हैं इसीलिए उनका पॉलिटिक्स में आना गलत है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप अपनी एक संकुचित सोच का प्रदर्शन करते हैं। तो हमें लोगों को जज करना होगा उनके कर्मों के आधार पर, उनके कर्तव्यों के आधार पर। मान लीजिए आप एक ऑफिसर हैं, आपको कुछ काम मिला हुआ है, तो आपको इस बारे में जज ना किया जाए कि आप एक मेल हैं या फीमेल हैं या आप उस जाति से हैं, बल्कि एज अ ऑफिसर जो आपका कर्तव्य था क्या उसको आपने पूरा किया या नहीं, उस आधार पर अगर आलोचना हो तो ये एक सही आलोचना का हिस्सा होगा। लेकिन सिर्फ इस आधार पर कि आप एक योगी हैं इसलिए आप एक अच्छे शासक नहीं बन सकते, तो मुझे पर्सनली लगता है शायद ये आलोचना का एक सही आधार नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर बताएं। आज का वॉइस ओवर उतना अच्छा और इफ़ेक्टिव नहीं हो पाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि हम बाहर थे। लेकिन अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।